आइए हम क्लास 10th में जीव विज्ञान का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जैव प्रक्रम। हम जानेंगे कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम की क्यों आवश्यकता है, जैव प्रक्रम की से क्या हानि, जैव प्रक्रम अगर नहीं रहेगा तो उससे क्या हानि हो सकता है, सब इसके बारे में जानेंगे। इसके लास्ट में हम जैव प्रक्रम का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसका सोल्यूशन करेंगे। साथ ही साथ बिहार बोर्ड में जितना क्वेश्चन पूछा गया है उसका सोल्यूशन हम बोर्ड पे करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जैव प्रक्रम। तो यहाँ पे है एक्सरसाइज जैव प्रक्रम, है ना। अभी हम पढ़ते हैं जैव प्रक्रम के बारे में, इसके बारे में पूरे डिटेल में समझेंगे कि ये क्या होता है जैव प्रक्रम। तो यहाँ पे देखिए, जैव प्रक्रम कहते किसे हैं? सजीव में होने वाले वे सभी प्रक्रिया जो उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अर्थात एक सजीव में जिंदा रहने के लिए क्या क्या जरूरी है? पहले श्वसन होना चाहिए, है ना, श्वसन होना चाहिए, जनन होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए। तो अगर ये सब पोषण होना चाहिए, अगर ये सब उस जीव में है तो उसका जीवन ठीक है, नहीं तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यही यहाँ लिखा गया है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो सजीव में होने वाले वे सभी प्रक्रम, प्रक्रम यानी प्रक्रिया जो उनके द्वारा अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब ये होता है जो उनको जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अनुरक्षण मतलब क्या होता है? जो उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब ये जिंदा रहने के लिए जरूरी क्या क्या है? तो पहला पहला है क्या? ये श्वसन होना चाहिए, श्वसन होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जनन होना चाहिए, जनन होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? तीसरा पोषण होना चाहिए, पोषण होना चाहिए। उसके बाद चौथा क्या है? चौथा हो जाएगा आपका उत्सर्जन होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए। अच्छा, ये जितना भी टॉपिक हम लिखे हैं यहाँ पे श्वसन, जनन, पोषण, उत्सर्जन, सबको डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जैव प्रक्रम कहते किसे हैं, कि सजीवों में होने वाली वे सभी प्रक्रिया जो उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है, अर्थात उनका अनुरक्षण होता है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में क्या क्या आवश्यक है? जो श्वसन होना चाहिए, जनन होना चाहिए, पोषण होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। आइए इसको हम बारी बारी से डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है पोषण। पोषण क्या है? सबसे पहले हम पोषण समझते हैं कि जैसे हम कोई भी पोषक तत्व खाते हैं, जैसे क्या दाल खाते हैं, है ना, भात खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो अंदर जाकर क्या होता है कि एनर्जी बनता है ना, ऊर्जा बनता है। और उस ऊर्जा का उपयोग हम क्या करते हैं? चलने में, दौड़ने में, खेलने में, कूदने में, अभी हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें कर रहे हैं, बोलने में कर रहे हैं। तो ये सब जो हम पोषण से, यहाँ से पोषक तत्व से उत्पन्न हुआ है ऊर्जा, उसका जो हम उपयोग करते हैं उसी को हम कहते हैं पोषण। जैसे वह विधि, पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर, किसको ग्रहण कर? पोषक तत्व। अब ये पोषक तत्व क्या है? यही जो हम लोग खाते हैं, भात खाते हैं, दाल खाते हैं, है ना, रोटी खाते हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा? पोषक तत्व। यानी पोषक तत्व को ग्रहण कर, यानी उसका उपयोग कर, उपयोग कर पोषण, पोषण करते हैं उन, क्या कहते हैं उसको? पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। इसका जो उपयोग करते हैं क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। यही लिखा गया है कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। आइए पोषण की आवश्यकता के बारे में जानते हैं। पोषण की आवश्यकता क्यों है? अगर हम पोषण नहीं करेंगे, है ना, पोषण नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि पोषण की आवश्यकता क्या है, इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे पोषण की आवश्यकता, पोषण की आवश्यकता, पोषण की दो प्रमुख आवश्यकता है। इस पोषण की दो प्रमुख आवश्यकता है। पहला है कि पहला यहाँ पे कि जीवन की उपापचायी क्रिया। उपापचायी मतलब क्या होता है कि हम अपने दिनचर्या में जितना भी काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, अभी हम बोल रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं उपापचायी क्रिया, है ना। दैनिक जीवन में आने वाला काम क्या कहते हैं? उपापचायी क्रिया। तो जीवन की उपापचायी क्रिया के संचालन के लिए, संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम कोई भी काम करते हैं, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन मुंह से बोल रहे हैं लेकिन उसमें भी ऊर्जा लगता है ना। जैसे हम खेलते हैं, खेलते हैं तो दौड़ते हैं, है ना, दौड़ते हैं तो वहां भी क्या लगता है? ऊर्जा का उपयोग होता है। तुम कुछ भी काम हम अगर हम यहाँ पे कर लेंगे तो वहां पे ऊर्जा का काम होगा ही। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि जीवन की उपापचायी क्रिया यानी दैनिक जीवन में जितना भी काम हो रहा है सबके लिए क्या जरूरी है? एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम कि शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों को मरम्मत के लिए, जैसे शरीर है ना, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका हाइट फिर 10 साल में कितना बड़ा हो जाता है, 20 साल में कितना बड़ा हो जाता है, तो हाइट बढ़ता है ना, हाइट बढ़ता है तो क्या होता है? उसका यहाँ पे
यहाँ पे उसका वृद्धि होता है। क्या होता है? वृद्धि। और टूटे फूटे उत्तकों की मरम्मत के लिए, जैसे किसी को आप एक झपड़ मार दीजिए, अब एक झपड़ मरिएगा, यहाँ पे लाखों कोशिका मर जाता है, लेकिन लाखों कोशिका मर जाता है, लेकिन फिर वहां पे क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है, यानी मरम्मत होता है। मरम्मत कैसे हो जाता है? तो यही पोषक तत्व जो हम लोग लेते हैं, तो पोषक तत्व से हम क्या ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और उस ऊर्जा का उपयोग यहाँ पे हम करते हैं वृद्धि और टूटे फूटे उत्तकों की मरम्मत के लिए। तो उसी को क्या करते हैं? इसलिए पोषण की आवश्यकता है। अगर हम पोषण वहां पे नहीं होगा, है ना, एनर्जी उत्पन्न नहीं होगा, तो जहाँ पे टूट जाएगा वो ऐसे ही रहेगा, यहाँ से ये ठीक नहीं हो सकता है। आइए समझते हैं पोषण की विधियां क्या क्या है। पोषण की विधियां, जीवों में पोषण की मुख्यतः दो विधियां पाई जाती है। कितना विधियां पाई जाती है? जीवों में मुख्यतः पोषण की दो विधियां पाई जाती है। पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। पहला क्या है? पहला है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण, है ना। पोषण की विधियां, जीवों में पोषण की मुख्यतः दो विधियां पाई जाती है। यहाँ पे पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। आइए समझते हैं कि स्वपोषण किसे कहते हैं। यहाँ पे स्वपोषण, स्वपोषण आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाए, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहे, है ना, जो अपना भोजन खुद संश्लेषित कर ले, शरीर के अंदर संश्लेषित कर ले, शरीर के बाहर नहीं, शरीर के अंदर खुद संश्लेषित कर ले, उसको बाहर की चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं स्वपोषण। जैसे यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है कि पोषण की वह विधि जिससे जीव अपने भोजन के लिए किसी और जीव पर निर्भर ना रहकर, किसी और जीव पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है ना, वह स्वपोषण कहलाते हैं। यानी कोई भी जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। हम लोग किसी दूसरे चीज पर निर्भर रहते हैं, जैसे बाहर में दाल हो गया, भात हो गया, है ना, सब्जी हो गया, उसको बाहर में बनाते हैं फिर खाते हैं, शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे ना कुछ जीव ऐसा है जो अपना भोजन शरीर के अंदर ही बनाता है, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण। तो यहाँ लिखा गया है पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी और जीव पर निर्भर न रह करके अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण। तथा ऐसे जीवों को स्वपोषी कहते हैं, ऐसे जीवों को स्वपोषी कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वपोषी किसे कहते हैं, आप वहां बता सकते हैं कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन के लिए किसी और जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, यानी स्वयं बना लेता है, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। और तथा ऐसे जीवों को स्वपोषी कहते हैं, ऐसे जीवों को स्वपोषी कहते हैं। जैसे उदाहरण में दे सकते हैं कि सभी हरे पेड़ पौधे, जितना भी हरे पेड़ पौधे, वो क्या है? स्वपोषी है, यानी वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। पेड़ पौधा किसी से खाना मांग कर नहीं लाते हैं। क्या किसी के पास जाता है कि आधा किलो दाल दीजिए, आधा किलो भात दीजिए, आधा किलो ये दे दीजिए, आधा किलो सब्जी दे दीजिए? नहीं जाता है। वो खुद अपना भोजन तैयार करता है, किसी से मांगने के लिए नहीं जाता है। अगर मांगने के लिए जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं किसके पास गया है मांगने के लिए। यहाँ पे तो यहाँ पे सभी हरे पेड़ पौधे क्या होता है? स्वपोषी होते हैं, यानी अपना खाना खुद बनाते हैं। और दूसरा लाल हरित शैवाल, ये शैवाल क्या होता है? तालाब में पाया जाता है ना, तालाब में झिल्ली जैसे संरचना होता है उसका। तो ये शैवाल, यानी हम बोल सकते हैं कि स्वपोषण का एग्जाम्पल में हरे पेड़ पौधे और हरितलवक शैवाल, इतना बोल सकते हैं। किसे कहते हैं स्वपोषण? ऐसा जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वयं बना लेता है, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण में आप देखिए यहाँ पे हरे पेड़ पौधा और लाल हरित शैवाल होगा। आइए समझते हैं कि परपोषण किसे कहते हैं, है ना। परपोषण, तो यहाँ देखिए परपोषण, परपोषण, यहाँ पे परपोषण के बारे में, पोषण की वह विधि जिसमें अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर, यानी खुद नहीं बना करके, है ना, ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर, स्वयं संश्लेषित ना कर दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है ना, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम परपोषण कहते हैं। किसे कहते हैं? परपोषण। ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर, यानी खुद अपना न बनाकर, है ना, किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। जैसे हम लोग किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, जैसे हम बाहर में क्या बनाते हैं? दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, है ना, यानी किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, है ना। या मान लीजिए हम शेर का बात करेंगे, शेर क्या करता है? किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है ना, किसी दूसरे जीव को मार करके खाता है, यानी बाहरी काम कर रहा है, बाहर में भोजन बना रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? परपोषण। क्या कहते हैं? परपोषण। तो पोषण की वह विधि जिसमें अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर दूसरों जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। जिन जीवों में परपोषण द्वारा
पोषण होता है उसे हम परपोषी कहते हैं ना। जो जिस जीव में परपोषण द्वारा पोषण होता है उसे क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। परपोषी यानी जो अपना भोजन खुद ना बनाकर किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है ना, उसे हम परपोषण कहते हैं। और इस प्रकार की विधि जिस 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 सजीव में पाया जाता है उसे हम परपोषी कहते हैं। आइए समझते हैं कि परपोषी में क्या क्या आते हैं। मनुष्य, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो हम लोग खाना बनाते क्या करते हैं, चावल लाते हैं, दाल लाते हैं, सब्जी लाते हैं, तेल लाते हैं, बाहर में बनाते हैं, बाहर में पकाते हैं, फिर इसको अंदर में खाना खाते हैं। क्या अंदर में नहीं बनाते हैं। लेकिन पेड़ पौधा क्या करता है, अपना भोजन खुद अंदर में बनाता है, जहाँ की किसी से गैस मांग करके लाता है, नहीं तेल मांग कर लाता है, नहीं चावल मांग कर लाता है, कुछ मांग कर नहीं लाता है, अपना भोजन खुद बनाता है। तो वो हो जाएगा स्वपोषी, हम लोग हो गए परपोषी, है ना। तो मनुष्य क्या हो गया, परपोषी। उसके बाद हाथी, हाथी क्या करता है, अपना खाना बाहर में डाली खाता है ना, तो जैसे पेड़ पौधा को खाता है ना, पेड़ पौधा की डाली को खाता है, तो वो क्या करता है, बाहरी चीज का उपयोग करता है। उसके बाद घोड़ा इत्यादि, ये सब क्या है, परपोषण है। क्या है, परपोषण। आइए समझते हैं कि परपोषण के प्रकार। परपोषण के प्रकार देखिए, परपोषण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आइए इसके बारी बारी से इसको जानते हैं। परपोषण, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इसका 3 प्रकार होता है। इसका 3 प्रकार कौन कौन सा होता है, पहला मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। क्या क्या, परपोषण के 3 प्रकार होते हैं, है ना। परपोषण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। अभी 10 आप 10th लेवल के पढ़ रहे हैं तो 3 वैसे 5 होता है, तो 3 क्या क्या पढ़ेंगे, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। अब देखिए नाम है इसका मृतजीवी पोषण। क्या है, मृतजीवी पोषण। मृत का अर्थ होता है मरा हुआ, मृत का अर्थ होता है मरा हुआ। तो ऐसा जीव जो अपना भोजन किसी मरे हुए जीव से प्राप्त करता है ना। कोई ऐसा जीव जो मर गया है और उसको क्या करता है, दूसरा जीव जा करके उसको कार्बनिक या अकार्बनिक रूप से उसको हम ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मृतजीवी पोषण। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, पोषण की वह प्रकार जिसमें कोई भी जीव किसी दूसरे जीव पर, किसी दूसरे जीव के मृत शरीर से, है ना, मृत शरीर से कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है। जिन जीवों में इस प्रकार की पोषण पाया जाता है उसे मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृतजीवी। ऐसा जीव जो किसी मरे हुए जीव से अपना भोजन एक कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। आप इसको ऐसे याद रखिए कि ऐसा कोई जीव है ना जो किसी मरे हुए जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है ना, मरे हुए जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। इस प्रकार का पोषण जिसमें पाया जाता है उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो मृतजीवी पोषण समझ गए होंगे। आइए समझते हैं कि परजीवी पोषण किसे कहते हैं। परजीवी पोषण, तो यहां से आगे बढ़ते हैं। परजीवी पोषण, यहाँ पे मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण। देखिए यहाँ परजीवी पोषण, जब कोई जीव किसी दूसरी जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से, है ना, जब कोई जीव किसी दूसरे जीव के ऊपर अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके उससे अपना भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि मच्छर क्या कहता है कि अस्थायी रूप से, अस्थायी या अस्थायी रूप से, जैसे यहाँ आता है काट करके चला जाता है ना, खून पी करके चला जाता है, तो अस्थायी रूप से आया और क्या हुआ, खाना लेकर के यानी अपना भोजन लेकर के चला गया। तो यानी अस्थायी और अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तो जब कोई जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना पोषण प्राप्त करता है, अपना पोषण क्या करता है, प्राप्त करता है, यानी अपना भोजन प्राप्त करता है, तब उसे क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। और ऐसे जीव परजीवी कहलाते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, परजीवी, जो अपना भोजन, है ना, खुद ना बनाकर किसी दूसरे जीव पर से अपना अस्थायी और अस्थायी रूप से भोजन प्राप्त करे, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। तथा जिस जीव में पोषण प्राप्त किया जाता है उसे हम पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस जीव से पोषण प्राप्त करता है। जैसे हम देखिए जिस जीव से पोषण प्राप्त किया जाता है, जैसे मच्छर आया, मच्छर आकर काट के चला गया, तो मच्छर जो काट के चला गया तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है यहाँ पे परजीवी। क्या कहला जाएगा, परजीवी कहलाएगा। लेकिन ले कहाँ से गया, हमारे यहाँ से ले गया, तो हम क्या कहलाएंगे, हम पोषी कहलाएंगे, उसके लिए पोषी कहलाएंगे, है ना, पोषी कहलाएंगे। यानी मच्छर आकर काट कर चला गया तो हमको काट कर गया है तो हम क्या कहलाएंगे, पोषी। लेकिन मच्छर क्या कहलाएगा, मच्छर कहलाएगा यहाँ पे परपोषी। क्या कहलाएगा, परपोषी। और जिससे भोजन प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, पोषी कहते हैं। हम हो गए पोषी और वो क्या हो गया, परजीवी।
अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। तो जिस प्रकार से मनुष्य अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी प्रकार से कोई जीव प्राप्त करे, कोई जीव भोजन प्राप्त करे तो उसे हम प्राणी संपोषण कहते हैं। यहाँ पे देखिए, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, किसके रूप में, ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। जिनमें ऐसे पोषण पाया जाता है उसे प्राणी संभोजी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी या प्राणी संपोषण भी कहते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे उदाहरण जैसे अमीबा। अमीबा क्या है, प्राणी संपोषण है, प्राणी संपोषण। मनुष्य प्राणी संपोषण, मेढक प्राणी संपोषण, क्योंकि हम लोग अपना भोजन जो है वो किसके रूप में प्राप्त करते हैं, ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं, इसलिए हम लोग क्या हो गए, प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण में क्या हो गया, मेढक हो गया, मनुष्य हो गया, अमीबा हो गया। इसके बारे में आगे में डिटेल में जानेंगे। चलिए देखते हैं कि पौधों में पोषण कैसे होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पौधों में पोषण कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, जानते हैं कि पौधों में पोषण कैसे होता है। तो हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे क्या, सभी हरे पौधे स्वपोषी नहीं होते हैं। कुछ हरे पौधे ऐसे होते हैं कि स्वपोषी नहीं होते, वो परपोषी होते हैं। ये किसी दूसरे पेड़ पर लटक करके उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो हम यहाँ पे ये लिखे हैं कि हरे पौधे स्वपोषी होते हैं और वे अपना भोजन खुद संश्लेषित करता है। हरे पौधा क्या करते हैं, अपना भोजन खुद संश्लेषित कर लेता है। लेकिन कुछ पौधे में स्वपोषण नहीं पाया जाता है, यानी कुछ पौधा जो है अपना भोजन खुद नहीं बनाता है ना, और वे अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पे आश्रित रहते हैं। क्या करते हैं, किसी दूसरे पे आश्रित रहते हैं। इन पौधों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। इन पौधों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो वर्गों में। जैसे यहाँ पे लिखा है पौधों में पोषण, तो पौधों में पोषण दो प्रकार से हो सकता है। कैसे, आप देखिए यहाँ पे, हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। तो हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि वे अपना भोजन खुद संश्लेषित कर लेते हैं। लेकिन कुछ पौधे स्वपोषण नहीं पाया जाता है। कुछ पौधे में स्वपोषण नहीं होता है, वे अपना भोजन दूसरे पे आश्रित रहकर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के पौधे क्या कहलाते हैं, इस प्रकार के पौधे को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला मृतजीवी और दूसरा परजीवी। अब ये मृतजीवी क्या है ना, मृतजीवी का अर्थ ये हो गया कि कोई भी ऐसे है ना, कोई भी ऐसा पौधा जो किसी अपना भोजन मृत जीवी से प्राप्त करे, जो मरे हुए चीज से प्राप्त करे। जैसे देखिए कि बरसात के मौसम में लकड़ी को आप फेंक दीजिए, है ना, लकड़ी को आप बाहर में रख दीजिए, तो लकड़ी क्या होगा, सड़ जाएगा। और उस पे ना एक छत्ता ऐसे हो जाएगा, उसको गोबर छत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोबर छत्ता, है ना, गोबर छत्ता, मशरूम बोल सकते हैं, है ना, गोबर छत्ता। अब ये गोबर छत्ता जो हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। अब ये गोबर छत्ता क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे लकड़ी है ना, यहाँ पे सड़ा हुआ चीज है और गोबर छत्ता हो गया है। ये सड़ी गली चीजों से क्या करता है, मृत जीवी से, जो जीव मरा हुआ है ना, जो कवक से मर गया है, उससे अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, मृत जीवी। ये अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं। किसे ग्रहण करते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ग्रहण करते हैं। यानी जैसे गोबर छत्ता, क्या हो गया, गोबर छत्ता। अब इसको फेंक दीजिए, लकड़ी को फेंक दीजिए वहां, या कहीं किसी, जैसे गोबर हो गया, गोबर पे देखिएगा कभी कभी छत्ता जैसे उग जाता है, वही होता है गोबर छत्ता। अब उस गोबर छत्ता में देखिएगा कि वो जो भोजन प्राप्त करता है, कवक बैक्टीरिया, उससे क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। तो यही क्या हो जाता है, इसे बोलते हैं मृत जीवी। और दूसरा होता है परजीवी। ये क्या होता है कि पेड़ के ऊपर में ना एक डाली, जैसे पेड़ के ऊपर में अलग से पेड़ हो जाएगा। जैसे अब हम यहाँ पे लेते हैं, है ना, देखिए यहाँ पे ये हो गया पेड़, और इस पेड़ के ऊपर में हो जाएगा जाली जैसे, लत्ती जैसे हो जाएगा, है ना। और ये क्या करता है, ये खुद खाना ना बनाकर इस पे निर्भर रहता है। जो जीव स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, तो वो तो भोजन बनाते हैं अपने लिए, और वो उससे भोजन प्राप्त करते हैं, खुद नहीं प्राप्त कर, ये बनाते हैं। ये क्या करते हैं, अपना भोजन इससे लेते हैं। दोनों सजीव है, लेकिन ये भोजन ना बनाकर इससे भोजन प्राप्त करते हैं। तो यही लिखा गया है कि ये पौधों में अपना भोजन के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। जैसे यहाँ हो गया अमरबेल, क्या हो गया, अमरबेल। ये जो अमरबेल है, देखिएगा पेड़ के ऊपर में हो जाता है, और जिस पेड़ के ऊपर में अमरबेल हो जाता है, यानी परजीवी हो जाता है, उस पेड़ को क्या करता है, हानि पहुंचाता है ना, उस पेड़ को सुखा देता है। क्यों सुखा देता है, कि पेड़ तो अपने लिए खाना बनाता है, और उसके ऊपर में ऐसा पेड़ आ गया है जो खाना नहीं बनाता, लेकिन उसको खाना चाहिए तो कौन देगा, जिसके ऊपर में वो देगा। वो खाना उसको ट्रांसफर करता है, तो जब खाना उसका ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, ये पेड़ सड़ जाता है। अब देखिए, अब समझते हैं
प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है, यानी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा पेड़ अपने भोजन का निर्माण करता है। अगर आपको 2 मार्क में क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो आप इतना लिखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है या वह प्रक्रम है जिसके द्वारा पेड़ अपना भोजन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इतना लिख करके आप यहाँ पे रिएक्शन लिख सकते हैं, 6CO2 प्लस 12H2O, यहाँ पे C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अगर आपको 2 मार्क में पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आप इतना लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ अपना भोजन का निर्माण करते हैं, है ना। जैसे 6CO2 प्लस 12H2O है ना, रिएक्शन C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O। इतना। अगर आपको यही क्वेश्चन 5 मार्क में पूछ देता है, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। लिखना क्या पड़ेगा, उसको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा कि पेड़ पौधा क्या होता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जड़ से क्या लाता है, जड़ से पानी लाता है ना, जड़ से पानी सोख करके, धरती से पानी सोख कर लाता है। अब देखिए यहाँ पे पेड़ है ना, पेड़ है, ये इसका जड़ है, तो जड़ पानी नहीं लाता है ना, जड़ के पास जो यहाँ है ना, रूट हेयर जो है, ये पानी ना धरती से सोख करके लाता है और यहाँ तक लाता है, जड़ तक लाता है। जड़ के पास जाइलम क्या करता है, जाइलम ले जा करके इस पत्ती को दे देता है पानी, है ना, इस पत्ती को पानी दे देता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि इसको डिटेल में लिखना है कि CO2 कहाँ से लाना है, कार्बन डाइऑक्साइड लाना है वायुमंडल से, पानी लाना है जड़ से, है ना, जड़ से धरती से जोकर लाना है, और सूर्य से लाना है, सूर्य प्रकाश को यहाँ पे लाना है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये खाना बनाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, हम देखिए पढ़ते हैं। यहाँ पे है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ अपना भोजन का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रम में पेड़ पौधे से पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और अपने जड़ के द्वारा पृथ्वी से जल प्राप्त करते हैं। क्या चीज से? पृथ्वी से जल प्राप्त करते हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ के द्वारा पृथ्वी से जल प्राप्त करते हैं, तथा और क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की सहायता से, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन का निर्माण करते हैं। अब उसके बाद आप ये रिएक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तब जाकर के आपको 5 मार्क मिल सकता है ना, 5 मार्क का भी हो गया। तो पूरे डिटेल में लिखिएगा, तब जाकर 5 मार्क। आप अगर यहाँ तक एक लाइन लिख लेते हैं, ये आपको 2 मार्क का क्वेश्चन हो गया, लेकिन दोनों के साथ आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा। आइए समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है ना, स्थान कहाँ कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आदि मतलब शुरुआत होता है ना, आदि से क्लोरोफिल तक होता है। क्लोरोफिल में होता है, कहाँ होता है, क्लोरोफिल, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, यानी क्लोरोफिल यानी कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में जाकर होता है, जो पत्तियों के पाइलिसेड, यानी पत्तियों के अंदर पाइलिसेड होता है, पाइलिसेड तथा स्पंजी पैरेकाइमा में भरे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये पत्ता है ना, पत्ता है। कोई बोलेगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहाँ होता है, ये पत्ती में होता है। कहाँ होता है, पत्ती में। अब कोई पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्ती में कहाँ होता है, तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। अब कोई पूछेगा कि नहीं क्लोरोप्लास्ट में नहीं, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है, तो ये होता है क्लोरोफिल में। कहाँ होता है, क्लोरोफिल में। लेकिन बोलेगा नहीं क्लोरोफिल में कहाँ होता है, उसमें भी नहीं होता, उसके अंदर कितना होता है, और अंदर जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, ये पाइलिसेड में होता है। कहाँ होता है, पाइलिसेड तथा स्पंजी पैरेकाइमा में होता है, स्पंजी पैरेकाइमा। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ कहाँ होता है, तो आप बोल सकते हैं पत्ती में होता है। लेकिन और डिटेल में पूछेगा पत्ती में कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। लेकिन पूछेगा और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ होता है, तो क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल में कहाँ होता है, तब ये जाकर होता है पाइलिसेड में और स्पंजी पैरेकाइमा में होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ चुका है ना। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होता है, पाइलिसेड में और स्पंजी पैरेकाइमा में। अगर डिटेल में नहीं पूछता है, अगर ऑप्शन में आपको क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है इसको छोड़ करके, तो आप क्लोरोप्लास्ट मार सकते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में कहाँ पे, तो यहाँ पे पाइलिसेड में और स्पंजी पैरेकाइमा में। इतना हो गया। नोट में देखिए, नोट में यहाँ पे लिखा गया है, नोट में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। अभी बोले हैं कि क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। यानी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। चूंकि ये अधिकांशतः पत्तियों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं,
अधिकांशतः पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है, अधिकांशतः पत्तियों में पाया जाता है। इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। हाँ, यहाँ ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, कि यहाँ पे पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है। तो प्रकाश संश्लेषी अंग आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती। क्या हो जाएगा? पत्ती। पत्ती को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन चुका है, यहाँ से पूछेगा कि पत्ती को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग। यहाँ पे लिखा गया है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। चूंकि अधिकांशतः पत्तियों में पाए जाते हैं, यह ना, ये अधिकांशतः पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को, किसको? पत्तियों को यानी पत्ता को क्या कहते हैं? पत्ता को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग। इंपोर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषी अंगक नहीं, अंगक कुछ और हो जाएगा, अंग क्या हो जाएगा? ये पत्ता हो जाएगा। लेकिन हरित लवक क्या हो गया? वो यही क्लोरोफिल हो गया, है ना, क्लोरोफिल। हरित लवक क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं। तो अगर अंगक का बात करें तो ये हो गया हरित लवक क्लोरोफिल, हरित लवक क्लोरोफिल। लेकिन अगर बोलेगा कि प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होगा, तो प्रकाश संश्लेषी अंग ये पत्ती हो गया। यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बोलेगा कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं, तो क्लोरोफिल हो गया। लेकिन बोलेगा प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, तो ये पत्ता हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें है, यहाँ पे नोट में बहुत ही इंपोर्टेंट नोट है। यहाँ पे नोट को थोड़ा याद रखना है। अगर आप ये लोग इसको आप एक बार पढ़ लेते हैं तो हमको नहीं लगता कि ऑब्जेक्टिव आप लोग से छूटने वाला है। अभी सोल्यूशन करेंगे आगे। देखिए, पत्तियों के बाह्य त्वचा है ना, पत्तियों के बाहर जो ये बाह्य त्वचा है, ये पत्ती है ना, ये पत्ती है, मान लीजिए ये पत्ती है। तो पत्तियों के बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस है ना, एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये जो होता है ना, इसमें पत्तियों के अंदर क्या हो जाता है? छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, जिसे हम रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। रंध्र या स्टोमाटा। हाँ, तो बोलेगा कि रंध्र या स्टोमाटा किसे कहते हैं? कि पत्तियों के अंदर है ना, पत्तियों के वाह्य मतलब अंदर है ना, अंदर त्वचा या एपिडर्मिस में। कहाँ पे? एपिडर्मिस में। पत्तियों के एपिडर्मिस मतलब ऊपर वाला भाग नहीं, अंदर वाला भाग। पत्तियों के एकदम बीचों बीच अंदर वाला भाग जाइएगा तो वहां पे जाली जाली जैसे होता है। अब ये जाली जाली दिखेगा कब? जब पत्ता पूरा सूख जाएगा ना, तो ऊपर का भाग हट जाता है, तो देखिएगा सूखे हुए पत्ता में जाली जाली जैसे हो जाएगा। वही आपका हो जाएगा एपिडर्मिस। क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस में क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, ऐसे छिद्र पाए जाते हैं। आपको आप नया पत्ता लीजिएगा है ना, पेड़ से पत्ता तोड़िए, हरा पत्ता, आप उसको यहाँ पर छिद्र नहीं देखिएगा। वहां पे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। लेकिन जब आप पत्ता पुराना हो जाता है ना, सूख जाता है, तो जब सूख जाता है तो ये ऊपर का त्वचा हट जाता है उसका, तब उसको देखिएगा तो उसमें छिद्र छिद्र भूर भूर हो जाएगा। तो यहाँ पे वही उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? छिद्र को एपिडर्मिस। यानी एपिडर्मिस में क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और ये छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमाटा। रंध्र या स्टोमाटा। इसके मध्य में एक छिद्र होता है। अब ये जो पत्ता है ना, इसके मध्य में क्या होता है? एक छिद्र होता है, एक छिद्र होता है। ये ना स्टोमाटा के मध्य में क्या होता है? एक छिद्र होता है, जिसे जिसे खुला या बंद, जो खुल या बंद हो सकता है ना, जो खुल भी जा सकता है और बंद भी हो सकता है। ये इसका जो बीच वाला भाग होता है, बीच वाला भाग, ये छिद्र क्या हो सकता है? ये खुल भी जा सकता है और बंद भी हो सकता है। खुलता भी है और बंद भी होता है। और इसका जो नियंत्रण होता है, नियंत्रण मतलब ये कब खुलेगा कब बंद होगा। अब ये जब ये पत्ता के बीच में छिद्र होता है और ये जब खुल भी सकता है बंद भी हो सकता है, तो इसको नियंत्रण करने के लिए कुछ ना कुछ वहां पे होगा, तभी ये नियंत्रण होता है कि कब खुलना है कब बंद होना है, कब खुलना है। नहीं तो कोई नियंत्रण करने वाला होगा नहीं, तो कभी भी खुल जाएगा, कभी भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि इसके नियंत्रण द्वार कोशिका या गार्ड सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गार्ड सेल। अब कोशिका, यहाँ पे पत्तियों के अंदर में जो छिद्र होता है, मध्य में एक छिद्र होता है जो खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। उसको नियंत्रण करने के लिए यहाँ पे क्या रहता है? गार्ड सेल दिया रहता है। क्या रहता है? गार्ड सेल दिया रहता है। उसी कोशिका बोलते हैं। पत्तियों में कोशिका या गार्ड सेल। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि पत्तियों के मध्य में जो छिद्र होते हैं, स्टोमाटा होते हैं, ये स्टोमाटा खुल भी सकता है और बंद भी हो सकता है। लेकिन जब वो खुल सकता है बंद हो सकता है, तो उसका नियंत्रण कौन करता है? ये गार्ड सेल करता है। कौन करता है? गार्ड सेल या कोशिका आप बोल सकते हैं। आइए नोट में देखते हैं कि द्वार कोशिकाएं किसे कहते हैं ना। द्वार कोशिकाएं जब जल अवशोषित करता है, अवशोषित मतलब क्या होता है? ग्रहण करता है ना, अवशोषित मतलब ग्रहण यानी सोख लेता है। अब ये द्वार कोशिका क्या है? यही द्वार कोशिका है। यानी ये द्वार कोशिका खुल भी सकता है और
बंद भी हो सकता है। स्टोमाटा के अंदर जो बीच वाला भाग होता है ये खुल भी सकता है और बंद भी हो सकता है, उसी को बोलते हैं द्वार कोशिका। द्वार कोशिका जैसे द्वार मतलब क्या होता है, दरवाजा। द्वार मतलब दरवाजा, ये खुल भी सकता है और बंद भी हो सकता है। ये जो द्वार द्वार कोशिका है ये जल को अवशोषित करता है। जैसे क्या होता है देखिए, यहाँ पे पेड़ है ना, पेड़ है। अब यहाँ पे रूट है और ये है क्या है, रूट हेयर है ना, रूट हेयर। अब ये क्या करता है कि जमीन से पानी लाता है और किसको देता है, इस जड़ को दे देता है। और जड़ के पास जालम आता है, जालम किसको देता है, जालम यहाँ पे पत्ती रहता है, इसको जाकर दे देता है पानी। तो पत्ती में जो देता है, तो पत्ती को पानी देता है, तो पत्ती के अंदर पानी कैसे जाता है, तो पत्ती के अंदर जो पानी जाता है वो जाता है द्वार कोशिका से। किससे, द्वार कोशिका से। और द्वार कोशिका जब से अंदर जाता है तो द्वार कोशिका क्या हो सकता है, खुल भी सकता है, बंद भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, तो जब जल अवशोषित होता है, अवशोषित कर फूल जाती है, क्या होता है, फूल जाती है, तब द्वार खुल जाता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो पत्ता है ना, पत्ता के अंदर ये द्वार खुलता है, उसके अंदर पानी भरता है, और जब पानी भरेगा तो द्वार क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। पानी भरेगा तो वो फूल जाएगा। अब देखिए, एक बैलून ले लीजिए, है ना, एक बैलून ले लीजिए, बैलून में आप पानी भर दीजिए तो क्या होगा, बैलून फूल जाएगा। वैसे ही द्वार कोशिका से जब ये पानी अंदर इंटर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, पत्ता फूल जाएगा और द्वार कोशिका खुल जाएगा। अब इसको ऐसे लिखिए, याद रखिएगा, फूलना, फूलना यानी खुलना, खुलना। जब तक खुलेगा नहीं तब तक खुलेगा नहीं, है ना, जब तक खुलेगा नहीं तब तक खुलेगा नहीं। तो द्वार कोशिका क्या हो जाता है, जब खुलता है द्वार कोशिका खुल जाता है। यहाँ पे वही लिखा गया है कि द्वार कोशिका जब जल अवशोषित कर फूल जाती है तब द्वार कोशिका खुल जाती है। और जब जल जल का बाहर निकलता है ना, जब जल बाहर निकल जाता है तब ये सिकुड़ जाती है। तो सिकुड़ जाती है तो क्या हो जाता है, ये तब रंध्र बंद हो जाता है। रंध्र कब बंद होता है, आप यहाँ से इसको एक बार और समझा देते हैं। देखिए, ये पत्ता है ना, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये पत्ता है, पत्ता। अब इसके बीच में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ स्टोमाटा है ना, छिद्र है। अब इस छिद्र को क्या बोलते हैं, इसी छिद्र को बोलते हैं द्वार कोशिका। क्या है, द्वार कोशिका। अब ये द्वार कोशिका पत्तियों के अंदर में क्या जाएगा, पानी जाएगा। पानी जाएगा कहाँ से, इस द्वार कोशिका से जाएगा। अब पानी मान लीजिए जालम लेकर के आया और जालम जालम इसको देगा। अब ये क्या करेगा, ये दरवाजा खोलेगा तभी पत्ती के अंदर पानी जाएगा। क्या जाएगा, पत्ती के अंदर पानी जाएगा। जब ये पत्ती के अंदर पानी जाएगा तो ये पत्ती क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। अब पत्ती फूल जाएगा। और जब मान लीजिए ये अपना पत्ती क्या करता है, भोजन बनाता है। भोजन बना करके इसके पास जितना पानी बच जाएगा, जितना पानी बच जाएगा, इस द्वार कोशिका से वायुमंडल उड़ा देगा। द्वार कोशिका से वायुमंडल उड़ा देगा। आपको आगे बढ़ाएंगे कि एक पेड़ का जितना वजन होता है ना, एक पेड़ का जितना वजन होता है उसका 100 गुना पानी वायुमंडल उड़ा देता है। तो पानी क्या करता है, इस द्वार कोशिका से वायुमंडल उड़ा देता है। जो पानी इसके पास बच जाता है उसको उड़ा देता है। तो जब पानी उड़ता है तो ये क्या होता है, ये चिपक जाता है, ये चिपक जाता है, द्वार कोशिका बंद हो जाता है। और जब पानी उसके अंदर में इंटर करता है, इन करता है, तब द्वार कोशिका खुल जाता है और ये फूल जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आइए इसके आगे समझते हैं। इसके आगे है प्रकाश प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण, जब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधा क्या करता है, खाना बनाता है। और इस खाना बनाने के लिए 4 चीज का उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, चावल का उपयोग करते हैं, दाल का उपयोग करते हैं, गैस का उपयोग करते हैं, तेल का उपयोग करते हैं, हर एक चीज का उपयोग करते हैं, बहुत चीज का उपयोग करते हैं। वैसे भी पेड़ पौधा जो खाना बनाता है तो यहाँ पे 4 चीज का उपयोग करेंगे। इसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज का उपयोग करेंगे और कितने मात्रा में करेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे हम लोग चावल खाते हैं, दाल खाते हैं ना, और उसका क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं, कहाँ से आएगा, ये आएगा, वैसे ये भी करता है। तो यहाँ देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ क्या क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ यहाँ 4 पदार्थ आवश्यक है। क्या है, 4 पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थ यहाँ पे आवश्यक होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। यहाँ पे आवश्यकता है, पहला पर्णहरित या क्लोरोफिल। पर्णहरित को ही क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में। यहाँ पे ये पत्ती है, पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। अब देखिए, तो ये भोजन बनाने के लिए, है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज की आवश्यकता होता है। पहला होता है पर्णहरित या क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल और तीसरा सूर्य का प्रकाश। इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं अभी। पर्णहरित या क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण किसका आवश्यक है, क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। क्योंकि ये सूर्य की अवशोषित
करने का कार्य करती है। यानी सूर्य का प्रकाश को अवशोषित करना यानी अपने अंदर समाना, सोखने का काम करता है कौन? पर्णहरित या क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य से जो सूर्य प्रकाश आता है ना, सूर्य प्रकाश आता है, ये सूर्य प्रकाश के अपने अंदर समा लेता है ना, समाहित करता है। तो यही लिखा है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक है ना, आवश्यक है, क्योंकि ये सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने का काम करती है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। अच्छा, अब आपको पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं, तो आप वहां पे पत्ती मारे थे, पत्ती कहाँ रहता है ना, पत्ती के अंदर क्या रहता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी अंग में पत्ता मारे थे। तो देखिए यहाँ पे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं ना, तो ये प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? यानी यही यहाँ पे क्लोरोफिल जो है ना, इसको हम प्रकाश संश्लेषी अंग भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं ये प्रकाश को क्या करता है? सोखने का काम करता है। अब दूसरा है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? यहाँ देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या है? अति महत्वपूर्ण है। और पौधों इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से, है ना। पर्णहरित या क्लोरोफिल प्रकाश को शोषने का काम करता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड इसको वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। और तीसरा हो गया जल। अब देखिए जल के बारे में, जल अपने भोजन का अधिकतर भाग जल से ही प्राप्त करते हैं। यहाँ पे जल नहीं है, पौधे हैं। पौधे अपने भोजन का अधिकतर भाग, है ना, अधिकतर भाग जल से ही प्राप्त करते हैं। अगर हम आपको बोल देंगे कि मनुष्य जैसे हम लोग भोजन का अधिकतर पार्ट कहाँ से लाते हैं, थोड़ा आप लोग सोचिए, भोजन का अधिकतम पार्ट कहाँ से लाते हैं? देखिए, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, क्या सब खाते हैं? तो जैसे दाल खाते हैं ना, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चटनी खाते हैं, है ना, चटनी खाते हैं, अचार खाते हैं वे, अचार खाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भात भी खाते हैं। क्या खाते हैं? भात। अब देखिए, इतना चीज का जो हम उपयोग किए हैं, इतना चीज का उपयोग, इसमें आप सबसे अधिक क्या खाते हैं? सबसे अधिक, तो सबसे अधिक जो होगा आपके भोजन में, वो भातों की संख्या होगा, भातों की संख्या सबसे अधिक होगा। उससे कम होगा दाल, उससे कम होगा सब्जी, उससे कम होगा चटनी, उससे कम होगा अचार। सबसे ज्यादा क्या होगा? भात। तो हम लोग भोजन का जो अधिकतम पार्ट है, अधिकतम भोजन क्या चीज से खाते हैं? या तो चावल से करते हैं, या तो रोटी से करते हैं, है ना, चावल से या रोटी से। वैसे भी पेड़ पौधा में जो है भोजन का जो अधिकतम पार्ट होता है, क्या चीज से होता है? भोजन का अधिकतम पार्ट जो होता है वो जल से प्राप्त होता है। क्या चीज से? जल से। जैसे हम लोग में भोजन का अधिकतम पार्ट क्या चीज से प्राप्त होता है? जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, कहाँ चला गया? यहाँ पे देखिए, हम लोग जैसे भोजन का अधिकतम पार्ट क्या चीज से प्राप्त करते हैं? चावल से प्राप्त करते हैं, रोटी से प्राप्त करते हैं। वैसे ही पौधे जो है अपना भोजन बनाने के लिए चार चीज का उपयोग करते हैं। किसका किसका? तो क्लोरोफिल का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का, है ना, जल का, और यहाँ पे सूर्य प्रकाश का। तो जो सबसे अधिक जो प्रयोग करेगा वो जल का करेगा। जैसे हम लोग भात का करते हैं, रोटी का करते हैं, वैसे यहाँ क्या करेगा? जल का करेगा। पौधे अपने भोजन का अधिकतर भाग जल से ही प्राप्त करते हैं, जल से ही प्राप्त करते हैं, तथा उसमें वृद्धि भी जल के कारण ही होता है। जैसे हम लोग जो भोजन करते हैं, अधिकतम भाग क्या रहता है? चावल रहता है या रोटी रहता है, इसमें अधिकतम भाग क्या रहता है? पेड़ पौधा में ये जल रहता है, जल से ही होता है। और पौधे जल अपने जड़ों के द्वारा पृथ्वी से प्राप्त करते हैं। अब देखिए, कोई बोलेगा कि नहीं सर, पृथ्वी से प्राप्त नहीं करते हो, तो जड़ से आता है। लेकिन जड़ में लाता कौन है? उस तो अगल बगल के जितना भी मिट्टी रहता है उससे सूख करके क्या करते हैं? जड़ लाता है ना, रूट हेयर लाता है, और उसको जाइलम ऊपर पहुंचाता है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो अगर वहां पे किसी पौधा में जल नहीं रहेगा तो पेड़ क्या होगा? सूख करके वहीं मर जाएगा, वो पेड़ आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसका अधिकतम भाग कहाँ से प्राप्त होगा? वो प्राप्त होगा आपका जल से। और जल ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा? जैसे आप लोग गेहूं बाग करते हैं, तो गेहूं बाग करते हैं, तो गेहूं तो बाग कर दिए, लेकिन क्या करिएगा, कुछ दिन के बाद जैसे ही कुछ बड़ा होगा उसमें क्या करते हैं? पानी पटा देते हैं। क्यों पटा देते हैं? ताकि पानी से वो खाना बनाता है, तब उसको एनर्जी होता है, तब ये जाकर के अपना वृद्धि विकास करता है। अगर वृद्धि विकास नहीं हो, खाना नहीं बनाए, तो वो वैसे ही मर जाएगा। तो पौधे जो है भोजन का अधिकतम भाग कहाँ से प्राप्त करते हैं? जल से प्राप्त करते हैं। तो यही यहाँ लिखा गया है कि पौधे
अपने भोजन का अधिकतर भाग जल से प्राप्त करते हैं। उन्हें वृद्धि भी जल के द्वारा ही, जल के कारण ही होती है। पौधे जल अपने जड़ों के द्वारा प्राप्त, जड़ों से लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? जड़ों से। जड़ जड़ में कहाँ से? पृथ्वी से प्राप्त करते हैं। कहाँ से? पृथ्वी से प्राप्त करते हैं। और चौथा जो है वो चौथा है सूर्य प्रकाश। क्या है? सूर्य प्रकाश। हरे पौधे केवल सूर्य की रोशनी में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध कर सकता है। अब देखिए, ये जो हरे पौधा है वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है, क्या कहते हैं, तो वायुमंडल से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। लेकिन हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो अशुद्ध ऑक्सीजन रहता है। अंदर जाकर के फेफड़ा उसको शुद्ध करता है, फिर पूरे ऑक्सीजन पूरे शरीर में क्या होता है? ट्रांसफर होते रहता है, ट्रांसफॉर्म होते रहता है ना, घूमते रहता है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? पेड़ पौधा लेता है, लेकिन वो अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो वो अंदर जाकर उसको भी शुद्ध करना पड़ता है। जैसे फेफड़ा में हम लोग का कार्बन ऑक्सीजन शुद्ध होता है, वैसे उसके पास भी शुद्ध होता है। लेकिन वो शुद्ध, जैसे हम लोग का हर एक समय शुद्ध हो सकता है, अभी सांस लेते हैं, फेफड़ा में जाएगा, उसको शुद्ध करेगा, फिर पूरे शरीर में ट्रांसफर करेगा। लेकिन पेड़ पौधा केवल ये दिन में ही कर सकता है, केवल सूर्य प्रकाश में कर सकता है, बाकी रात में नहीं कर सकता है। रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड को साफ नहीं कर सकता है। वही लिखा गया है यहाँ पे कि सूर्य का जो प्रकाश है, हरे पौधे केवल सूर्य की रोशनी से ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध कर सकता है। क्या कर सकता है? सूर्य की रोशनी से ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध कर सकता है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को समझते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि क्या है। यहाँ देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। प्रकाश संश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया में हरे पौधों के विकिरण ऊर्जा को, किसको? विकिरण ऊर्जा। अब ये सूर्य है ना, सूर्य है, सन। अब सूर्य से क्या होता है? अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, ये सब आता है। और इसमें क्या करता है? बीटा रे को, किसको? बीटा रे यानी विकिरण ऊर्जा को, विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। किसको? किसमें बदल देता है? पेड़ पौधा क्या करता है कि सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल क्या करता है कि सूर्य प्रकाश लेकर के, यानी सूर्य प्रकाश में कौन सा रे? विकिरण ऊर्जा को, विकिरण ऊर्जा यानी बीटा रे को, विकिरण ऊर्जा को किसमें बदल देता है? ये बदलता है रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, एक रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों में पड़ता है, किसे पड़ता है? सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों में पड़ता है, तब क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा को, किसको? विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। विकिरण ऊर्जा क्या कर लेती है? अवशोषित, यानी अपने अंदर सोख लेती है विकिरण ऊर्जा को, तथा इस ऊर्जा द्वारा हरी पत्तियों में उपस्थित जल दो भागों में टूट जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जो जल है H2O, जब क्या होता है कि सूर्य से सूर्य प्रकाश का अवशोषित, सूर्य प्रकाश में कौन सा? विकिरण रे को, जब विकिरण को हम अपने अंदर समा लेते हैं, हम नहीं समाते हैं, पेड़ पौधा पत्तियां समा लेता है, तब ये H2O पानी जो होता है ना, दो भागों में टूट जाता है। H2 प्लस O2 इस भाग में, ऐसे दो भागों में टूट जाता है। और जब ये दो भागों में टूट जाता है, इसमें ऑक्सीजन, तो इसमें से ऑक्सीजन स्टोमाटा द्वारा, है ना, स्टोमाटा द्वारा बाहर निकल जाता है। कहते हैं ना कि हम लोग पेड़ से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लेते हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ को देते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक ऑक्सीजन कब लेते हैं? तो क्या होता है कि क्लोरोफिल क्या करता है कि प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश लेता है, तो प्रकाश से कौन सा? विकिरण ऊर्जा यानी बीटा रे को लेता है। और बीटा रे को क्या करता है? यहाँ पे बीटा रे को यहाँ पे अवशोषित कर लेते हैं, और इस ऊर्जा को पत्तियों में उपस्थित जल दो भागों में टूट जाता है। अब ये जल दो भागों में टूटता है H2 प्लस O2, और उसके बाद O2 को क्या करता है? O2 को बाहर छोड़ देता है, O2 और H2 को अपने अंदर रख लेता है, और O2 को बाहर छोड़ता है, तब हम लोग जाकर के ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। तो स्टोमाटा द्वारा बाहर निकल जाता है, तथा हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर, है ना, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है। क्या करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है, और ये ग्लूकोज से क्या बना लेता है? स्टार्च बना लेता है ना, ग्लूकोज से स्टार्च। तो ये स्टार्च के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है। समझ में आया होगा? ये ऑक्सीजन को बाहर करके ग्लूको और कार्बन डाइऑक्साइड से मिल करके यह क्या बना लेता है? ग्लूकोज बना लेता है। ग्लूकोज से बनाता है स्टार्च, और स्टार्च के रूप में भोजन प्राप्त करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि पेड़ पौधा अपना भोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो वो स्टार्च के रूप में प्राप्त करते हैं। लेकिन मनुष्य किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो मनुष्य एटीपी के रूप में प्राप्त करते हैं, एटीपी के रूप में। और 38 एटीपी मिल करके, एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, तब जाकर के हम लोग ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और ये किस में करते हैं? ये स्टार्च के रूप में पेड़ पौधा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। आइए समझते हैं कि प्रकाशिक अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए, ये जितना भी अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण का, ये कितना क्रिया में संपन्न होता है? यह पूरी प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होता है। कितने चरणों में? दो चरणों में। यह एक हो गया प्रकाशिक अभिक्रिया, और दूसरा होता है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अब ये प्रकाशिक अभिक्रिया क्या है और अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या है? तो प्रकाशिक अभिक्रिया समझिए।
प्रकाशिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जो प्रक्रिया केवल प्रकाश में हो सकता है ना, केवल सूर्य के उपस्थिति में हो सकता है, उसे हम प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। और जो प्रक्रिया सूर्य के उपस्थिति में भी हो सकते हैं, है ना, सूर्य जब उपस्थित नहीं रहेगा फिर भी हो सकता है, उसे हम अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए यहाँ पे जो लिखा है उसको हम पढ़ते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया, इस चरण में विकिरण ऊर्जा द्वारा जल का अपघटन होता है। क्या करता है? जल का अपघटन होता है। सूर्य से जो सूर्य प्रकाश आता है उसमें से विकिरण ऊर्जा को लेकर के, क्या किसको लेकर के? विकिरण ऊर्जा को लेकर के जल का अपघटन होता है। अपघटन का मतलब जल टूट जाता है ना, जल क्या होता है? टूट जाता है। अपघटन मतलब क्या होता है? अपघटन मतलब जल टूटना, यानी जल जो होता है H2O ये टूट जाता है H2 प्लस O2 में, H2 प्लस O2 में। और ये तभी हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब प्रकाश की आवश्यकता केवल इसी चरण में होती है ना, प्रकाश की आवश्यकता इसी चरण में होती है। जब यहाँ पे प्रकाश नहीं रहेगा तब ये विकिरण ऊर्जा को पानी नहीं तोड़ सकता है, और जब तक पानी नहीं तोड़ेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन की कमी होगा, सब आदमी मर जाएगा, नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि प्रकाश यहाँ पे क्या पहुंचे? प्रकाश यहाँ पे पहुंचे। जब तक प्रकाश यहाँ नहीं पहुंचेगा तब क्या हो जाएगा? विकिरण ऊर्जा को दो भागों में नहीं तोड़ेगा। विकिरण ऊर्जा को दो भागों में नहीं तोड़ेगा, है ना, विकिरण ऊर्जा यहाँ इसको पानी को दो भागों में नहीं तोड़ेगा तो ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगा। तो ये इस चरण के लिए हमको क्या चाहिए? प्रकाश की आवश्यकता होना ही है, तभी जाकर के इस जल को दो भागों में टूटेगा और ये H2O कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाता है ना, ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, और ऑक्सीजन को रिलीज करते रहता है, ऑक्सीजन को रिलीज करते रहता है, ऐसे होता है। आइए यहाँ पे आगे दूसरा क्या है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। ये अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या है? देखिए, इस चरण में CO2 का अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन। और ये अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है, बाद में समझेंगे। अपचयन, अपचयन मतलब होता है, समझिए ना, अपचयन मतलब क्या होता है? सोखना, अपने अंदर समा लेना। अपचयन होता है ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण। जैसे हम बोले थे कि कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जैसे विकिरण और क्लोरोफिल में विकिरण ऊर्जा जल को दो भागों में तोड़ता है। अब यहाँ से हो गया H2 और यहाँ से हो गया O2। अब O2 क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, और यहाँ से H2 बच गया। H2 प्लस CO2 मिल करके क्या करता है? जब दो चीज यहाँ पे मिलता है तो इसे बोलते हैं अपचयन, अपचयन बोलते हैं। और जब कोई दो चीज टूटता है उसे बोलते हैं अपघटन, है ना। जब कोई चीज टूटता है यानी H2O टूट रहा था, नहीं अपघटन हो रहा था। जब दो चीज मिलता है उसे बोलते हैं अपचयन। तो यहाँ पे यही लिखे हैं कि इस चरण में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका होता है? ग्लूकोज का। ये चरण प्रकाश की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों में हो सकता है। प्रकाश रहेगा फिर भी होगा, नहीं रहेगा फिर भी होगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज होगा, पानी दो भागों में टूटेगा, तो वो विकिरण ऊर्जा जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। और ये विकिरण ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकाश संश्लेषण, जब सूर्य के प्रकाश से प्रकाश आता है तो उसमें बीटा रे को ग्रहण करके विकिरण ऊर्जा को प्राप्त करके यहाँ पे जल को दो भागों में तोड़ा जाता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ा दिए हैं कि पौधों में पोषण पौधों में पोषण जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, पौधों में पोषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके बाहर आप कुछ नहीं पूछने वाला है। आप उसको पढ़ करके जाइए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बन जाएगा। लेकिन इसका ये जो जैव प्रक्रम है इसका 3 वीडियो आएगा, जिसमें पहला ये हो गया, है ना, पहला ये हो गया, इसके बाद दूसरा आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा। तो यहाँ पे हम आज समाप्त करते हैं। इसके बाद हम दूसरा वीडियो में पढ़ेंगे कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है ना। जैसे हम लोग बायोलॉजी के हिसाब से हम लोग जंतु में आते हैं, तो जंतु में पोषण कैसे होता है। अभी हम पढ़े कि पेड़ पौधे में पोषण कैसे होता है। और इसके बाद जो भी होगा तीसरा वीडियो में इसका हम क्वेश्चन आंसर करवाने की कोशिश करेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं समझे होंगे। अगर समझे होंगे तो वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो गया।